जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास के बारे में। जो हमारा पाठ चल रहा है दोस्तों, राजा, किसान और नगर, इसका दोस्तों पार्ट 4 होने वाला है। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस पार्ट को बहुत ही कि दोस्तों 5 मिनट की वीडियो में हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट में छोटे छोटे भागों में आपको कवर करवा रहे हैं। तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, आपको तीनों पार्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर अच्छी तरीके से 12th हिस्ट्री देखकर आप अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या होता है कि जैसे जैसे दोस्तों आज हम बात करेंगे देविक राजा क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि देविक राजा क्या है। तो चलिए, क्या होता है दोस्तों, देखिए कि देविक राजा यानी कि दोस्तों जो हमारा बिंदु है देविक राजा, यानी कि राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम, देवताओं से जुड़ना। यानी कि दोस्तों देविक राजा यानी जो देवता से संबंधित रखता हो उसे दोस्तों देविक राजा कहते हैं। वो कहता है कि हम तो देवता यानी दोस्तों देव से उत्पन्न हुए, यानी कि हमारा तो दोस्तों उत्पत्ति कहाँ से है दोस्तों, देवों से है। हमारा संपर्क देवों से, हमारी शक्ति, दिव्य शक्ति है वो दोस्तों देवताओं से जुड़ी हुई है। ऐसे कौन होते हैं दोस्तों, देविक राजा। और ये दोस्तों कुषाण राजा, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर तक शासन किया। यानी दोस्तों ये कुषाण शासक थे। ये किस प्रकार के शासक थे दोस्तों, कुषाण। इन शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां बनवाई। यानी दोस्तों ये जो शासक थे देविक राजा, कुषाण राजा, इन्होंने दोस्तों मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई दोस्तों। फिर क्या होता है, शायद ये स्वयं को देवतुल्य यानी दोस्तों देवतुल्य विख्यान चाहते हैं। यानी क्या चाहते हैं दोस्तों, जो ये देवतुल्य हैं, ये स्वयं को देवतुल्य दिखाना चाहते हैं कि हम देवतुल्य हैं। यानी दोस्तों देवता के समान हमारे को, देवता जिस तरह देवता को पूजा जाता है उस तरह हमें भी पूजा जाए, ये इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं कि दोस्तों कुषाण राजाओं ने अपने नाम के आगे, जो दोस्तों कुषाण शासक थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे दोस्तों, देवपुत्र की उपाधि लगाते हैं कि हम तो देवताओं के पुत्र हैं, उनसे हमारा जन्म हुआ है। तो कौन थे दोस्तों, ये कुषाण शासक जो देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। फिर क्या होता है दोस्तों, कुषाण काल में सिक्कों में, यानी दोस्तों कुषाण काल के सिक्कों में भी एक तरह, यानी दोस्तों एक तरह राजा और दूसरी तरफ देवता का चित्र होता था। जैसे कि दोस्तों ये कोई सिक्का है तो इस तरफ राजा होगा और इस तरफ देवता। यानी कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा देवताओं से संपर्क है, देवताओं से लगाव है, देवताओं से हम जुड़े हुए हैं। तो कुषाण काल के जो सिक्के हैं, यानी दोस्तों कुषाण काल के सिक्कों में एक तरफ जो राजा होता है और एक तरफ देवता होता है। और क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है दोस्तों। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों मथुरा के पास माट के एक देवस्थान था दोस्तों, वहाँ पर कुषाण यानी दोस्तों कुषाण जो राजा, वहाँ की विशाल मूर्ति उनको देखने को मिलती है। अफगानिस्तान में एक दोस्तों देवस्थान है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ऐसी मूर्ति वहाँ पर मिलती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मिली हमारे को मथुरा के पास, उसी तरह से दोस्तों अफगानिस्तान में हमारे को देवस्थान देखने को मिलता है और वही इसी तरह की मूर्ति हमारे को वहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों आगे हम शुरुआत कर और अच्छी तरीके से देखते हैं। आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह से उनका लगाव रहा होगा। जैसे दोस्तों ये राजा हो गया तो इस तरफ देवता, इसी तरह के वो चित्र रखते थे। यानी दोस्तों इस चित्रों के माध्यम से, इन सिक्कों के माध्यम से आप पहचान सकते हो कि जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति थी वो किस तरह की थी। फिर क्या होता है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय हो जाता है। अब ये दोस्तों गुप्त साम्राज्य क्या है, इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में चर्चा करते हैं कि गुप्त साम्राज्य किस तरह से इनका विस्तार हुआ और कौन कौन से इसके बारे में हमारे को जानकारियाँ, पिछली जो हमारे को तथ्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि मौर्य काल। अब क्या होता है दोस्तों, मौर्य काल के बाद गुप्त काल भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यानी कि दोस्तों हमने मौर्य काल के बारे में बात की है, तो जो मौर्य काल था उसके बाद का जो स्वर्णिम काल है, पहले तो दोस्तों मौर्य काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है और उसके बाद अगर किसी काल को स्वर्णिम काल कहा जाए तो वो है दोस्तों गुप्त काल, यानी कि दोस्तों गुप्त साम्राज्य। फिर क्या होता है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त द्वारा लगभग 275 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 275 ईस्वी में। किसके द्वारा, श्री गुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा दोस्तों कौन सी थी, संस्कृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखना। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि गुप्त काल में दोस्तों अधिकतर सिक्के सोने के बनाए जाते थे। यानी दोस्तों जो गुप्त काल था वहाँ पर अधिकतर सिक्के हमारे को सोने को देखने की मिले। फिर क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्यिक स्रोतों और सिक्कों तथा अभिलेखों की सहायता से जानकारी लेकर हमारे को यानी दोस्तों जानकारी से लेकर लिखा गया है। यानी कि गुप्त का साम्राज्य का जो इतिहास है वो दोस्तों साहित्यिक स्रोतों, सिक्कों, अभिलेखों की सहायता से इनके बारे में इतिहास लिखा गया है। फिर क्या होता है, गुप्त साम्राज्य में कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा लिखी गई है। प्रशस्ति भी एक ऐतिहासिक स्रोत है।
उदाहरण के लिए दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति एक रचना समुद्रगुप्त के राजकवि दोस्तों हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिसेन किसकी रचना है दोस्तों? हरि यानी दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की। और किसके ऊपर लिखी गई है? समुद्रगुप्त। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जितना आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो उतना लगा लेना, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं। वहां पर क्या होता है दोस्तों? जनता। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट बिंदु है जनता में राजा की छवि। यानी दोस्तों जो जनता है उनमें राजा की छवि किस तरह से है, यानी दोस्तों किस तरह से प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है राजा ने जनता के प्रति। क्योंकि दोस्तों जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा राजा अपनी कार्य शक्ति और बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों जनता का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जनता में जो राजा की छवि किस तरह से थी, यानी जनता में राजा की छवि। जनता के बारे में क्या, यानी दोस्तों जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी, इसके प्रमाण नहीं मिलते। यानी दोस्तों इसके प्रमाण हमारे को देखने को नहीं मिलते। ऐसे में इतिहासकारों ने जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों की यानी दोस्तों ग्रंथों में दी गई है कहानियों की समीक्षा करके पता लगाने का प्रयास किया गया। यानी दोस्तों इतिहासकारों द्वारा सीधा हमारे को राजा के बारे में और जनता के बारे में, जनता क्या सोचती थी इसके बारे में डायरेक्ट जानकारी नहीं मिलती, प्रमाण नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि इतिहासकारों ने जातक कथाएं और दोस्तों पंचतंत्र जैसे ग्रंथ थे उनसे जानकारी पता लगाने की कोशिश की है। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी गई दोस्तों? पहली सहस्त्राब्दी यानी दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व पाली भाषा में लिखी गई थी जातक कथाएं। इनसे हमारे को जो जनता के प्रति जो छवि थी उसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अब उदाहरण से समझिए दोस्तों किस तरह से हमारे को मिलती है। तो उदाहरण है दोस्तों गणतेंदु जातक। यानी दोस्तों ये जातक नामक कहानी है गणतेंदु में बताया गया है कि एक कुटिल राजा से उसकी प्रजा किस प्रकार दुखी रहती थी। यानी दोस्तों एक कुटिल राजा से उसकी जो प्रजा थी वो किस तरह से दुखी थी। बूढ़ी, महिला, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बालक, यहाँ तक कि जानवर भी इनमें शामिल थे। ये दोस्तों हमारी जातक कथाओं से जानकारियां प्राप्त हो रही है, सीधा प्रमाण नहीं मिल रहा है। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच पता लगाने गया कि हम ये जनता राजा के बारे में क्या सोचती है, तो लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं वो दोस्तों, तो सब ने उसकी बुराई की, उस राजा की बुराई की। यानी दोस्तों बुराई करनी शुरू कर दी। लोगों ने शिकायत की कि रात में डकैत लोग पर हम पर हमला करते हैं। यानी दोस्तों हमारे पर डाकू हमला करते हैं। दिन में राजा के अधिकारी टैक्स इकट्ठा करते हैं। यानी दोस्तों राजा के जो टैक्स अधिकारी थे वो हमारे को परेशान करते हैं। और दोस्तों इसलिए गांव छोड़कर जंगल में बस जाते थे। वहाँ के जो लोग थे वो राजा से परेशान होकर, डकैत से परेशान होकर कहाँ चले जाते थे? जंगलों के अंदर प्रस्थान कर जाते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपज को बढ़ाने के तरीके क्या क्या थे उनके पास। यानी कि दोस्तों उपज बढ़ाने के तरीके उनके पास क्या क्या थे, किस तरह से वो उपज बढ़ा रहे थे, खेती कर रहे थे, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो लोहे के फाल है, यानी दोस्तों लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग करते थे कौन दोस्तों? वहाँ के लोग कृषि करने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल का प्रयोग करने लग गए। कुएं, तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई करना शुरू कर दिया। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए खुदाल का प्रयोग। खुदाल भी दोस्तों एक प्रकार का, जिस तरह से दोस्तों हल होती है उसी प्रकार का है दोस्तों। गंगा घाटी में दोस्तों धान की रोपाई के कारण उपज बढ़ गई। यानी दोस्तों गंगा की घाटी थी उसमें दोस्तों धान किसे कहते हैं दोस्तों? चावल को। चावल की खेती वहाँ पर होने लग गई थी। इस तरह से उपज बढ़ाने का तरीका वहाँ पर आ गया था। अब देखते हैं दोस्तों ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यानी दोस्तों ग्रामीण समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर बढ़ी। यानी दोस्तों उपज जरूर बढ़ गई, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं मिल रहा था। खेती से जुड़े लोगों को भेद नहीं बढ़ता। यानी दोस्तों खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता गया। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन किसान तथा श्रमिक जमींदार का उल्लेख मिलता है हमारे को बौद्ध कथाओं में। पाली भाषा में दोस्तों गहपति जो शब्द है वो दोस्तों छोटे किसान जमींदारों के लिए उपयोग किया गया। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों इसको। बड़े बड़े जमींदार और गांव के प्रधान शक्तिशाली थे दोस्तों, किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। और गांव के प्रधान जो उनका पद था प्रधान, वो दोस्तों वंशानुगत होता था। उसी तरह से देखिए दोस्तों गृहपति का घर मुखिया होता। यानी दोस्तों गृहपति घर का मुखिया होता और घर में रहने वाली महिला, बच्चे, नौकर और दोस्तों दासों पर नियंत्रण होता था। किसका? गृहपति का। घर से जुड़ी भूमि, जानवर, अन्य सभी वस्तुओं पर का वो दोस्तों मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए, यानी दोस्तों उच्च व्यक्तियों के लिए, व्यापारियों के लिए भी होता था। आरंभिक तमिल संगम
साहित्य, ये दोस्तों एक ग्रंथ आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे दोस्तों वेलार बड़े जमींदार, वेलार कृषि व्यवसाय, और दोस्तों हलवाहा उलवर और दोस्तों दास अणिमय। ये दोस्तों हमारे को तमिल संगम में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों भूमिदान और दोस्तों नए संभ्रांत ग्रामीण, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि वहाँ पर भूमिदान किस तरह से होता था। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है कि ईसवी यानी दोस्तों ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही दोस्तों भूमिदान के प्रमाण मिले हैं। कई अभिलेखों में भूमि के दान का उल्लेख मिलता है। भूमिदान के बारे में यानी दोस्तों भूमिदान के बारे में हमारी को जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है अभिलेखों में, इस तरह से भूमिदान होता था। कुछ अभिलेख यानी दोस्तों पत्थर पर लिखवाए गए थे। अधिकतर भूमिदान दोस्तों का जो उल्लेख था वो ताम्र पत्रों और पर उत्कीर्ण हुआ मिलता था, यानी कि दोस्तों वो परमानेंट रखते थे कि भूमिदान का जो हमारा जो हमने भूमिदान किया वो दोस्तों ताम्र पत्रों जो उत्कीर्ण होना चाहिए। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे दोस्तों, लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद संस्कृत, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी देखने को मिलने लगे, यानी दोस्तों उनका अनुवाद होने लगे अलग अलग भाषाओं में। फिर देखिए दोस्तों क्या होता है कि गुप्त शासन यानी दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी दोस्तों प्रभावती गुप्त, का विवाह दोस्तों दक्कन के वाकाटक परिवार में हुआ था। ये दोस्तों कई बार पहुंच चुका है कि प्रभावती गुप्त का दक्कन में किस परिवार में विवाह हुआ था, वाकाटक। संस्कृत धर्मशास्त्र के अनुसार महिलाओं को भूमि दान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि प्रभावती गुप्त जो थी दोस्तों वो भूमि की मालकिन थी और प्रभावती गुप्त ने भूमि दान भी किया था। शायद इसलिए एक रानी थी और ऐसा इसलिए संभव हो सकता था कि धर्मशास्त्रों के अनुसार हर स्थान पर समान जो रूप है वो लागू नहीं किया जाता, यानी दोस्तों समान रूप से वहाँ पर लागू नहीं होते थे इसलिए। तो देखिए दोस्तों फिर क्या होता है भूमिदान के बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी हमारे को कहाँ कहाँ से मिलती है। भूमिदान के अभिलेख दोस्तों देश में कई हिस्सों से मिले हमारे को, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह भूमिदान होता था, और कुछ स्थानों पर छोटी भूमि में दान दी जाती और कुछ स्थानों पर बहुत ही बड़ी भूमि दान में दी जाती थी। दान प्राप्त करने वाले लोगों को अधिकार यानी दोस्तों लोगों के अधिकार भी अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी दोस्तों वहाँ पर अलग अलग किस तरह से सबके अलग अलग हमारे को देखने को मिलते हैं भूमिदान किस तरह से होती। अब इतिहासकारों ने भूमिदान के प्रभाव को लेकर विवाद हुआ दोस्तों, वो किस तरह से विवाद हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं कि भूमिदान अधिकतर ब्राह्मणों को या धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे, यानी दोस्तों जो निम्न वर्ग के थे उनको भूमिदान नहीं की जाती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक भूमि दान के द्वारा कृषक को प्रोत्साहित करना चाहते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत राजनीतिक प्रभुत्व को दुर्लभ होने पर एक राजा समर्थन जुटाने के लिए भूमिदान करते थे। इस तरह से दोस्तों उनमें इतिहासकारों में विवाद हुआ, यानी दोस्तों सबका अलग अलग तर्क था। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा की है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करिए, आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगी। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, हो सकता है इसको अगले पार्ट में हम इस पार्ट को राजा किसान तथा नगर को बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे लेवल तक ख़त्म कर देंगे। तो तब तक के लिए जो ये 4 पार्ट डल चुके हैं दोस्तों इनको अच्छे तरीके से देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।